अक्सर हाँ डीआरडीओ का नाम आपने न्यूज में सुना होगा। काफी चर्चे में रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डीआरडीओ जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। यदि आपने बीटेक की है, डिप्लोमा की है, आईटीआई की है या आप सिंपली 10वीं या 12वीं पास हैं तो भी आप डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। ये अलग बात है कि हर एक स्तर पे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन आपको डीआरडीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि डीआरडीओ है क्या और इसे कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक पावरफुल वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। आज मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा। अक्सर हाँ हमारे बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, जिस कारण से वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये मेरा एक इनिशिएटिव है कि आज मैं आपको ये बता सकूं कि डीआरडीओ है क्या और इस ऑर्गेनाइजेशन से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। आइए जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इन शॉर्ट में डीआरडीओ कहते हैं, और अगर हिंदी में इसे समझें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसे कहा जाता है, जिसका मेन पर्पस है रक्षा के क्षेत्र में, दैट मींस डिफेंस सेक्टर में रिसर्च करके नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उसे देश को समर्पित करना। डीआरडीओ डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो फुल्ली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्य के लिए बनाया गया है। भारत में 50 से अधिक R&D सेक्टर्स से जुड़े हुए लैब हैं ना, जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत आते हैं, और ये देश के विभिन्न हिस्सों में ये फैला हुआ है, जिसमें कि मुख्य रूप से आप देखेंगे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होता है, जैसे कि डिजाइनिंग है, एनालिसिस है, लैब में टेस्टिंग है, जो भी नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी है, नए नए फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करते हुए नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना, यही इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ कहीं ना कहीं राष्ट्र की सेवा के लिए बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आने वाला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। एज एन कैरियर अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ में 5 डिफरेंट स्तर से एंट्री पाई जा सकती है। आज मैं आपको 1 बाय 1 वो बताने वाला हूं, जिसमें मेनली अनुसंधान से जुड़े हुए वर्कों के लिए टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। रेस्ट जो हमारा तरीका है उसमें नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप इसमें एंट्री पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो एंट्री है वो है बीटेक स्टूडेंट गेट के थ्रू इसमें डायरेक्टली साइंटिस्ट के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री में अगर किया है तो भी आप साइंटिस्ट पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों पोस्ट इक्विवेलेंट माने जाते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है कि आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेप्टम एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। थर्ड जो है वो है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो अगर आपने आईटीआई किया है तो आप डायरेक्टली टेक्नीशियन पोस्ट पे जा सकते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एवं मल्टीटास्किंग जॉब के लिए है, जिसके लिए भी आपको सेपरेटली एग्जाम लिया जाता है, जो कि सेप्टम द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। अगर आप सेप्टम को समझें तो सेप्टम डीआरडीओ का एक विंग है
कॉर्पोरेट विंग है जिसका मेजर काम है रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करना। तो ये तो मैंने आपको 5 एंट्री बता दी, लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए होगा। तो जो लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री बीटेक कंप्लीट की है, तो उन्हें गेट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। उस गेट एग्जाम में जब क्वालिफाई होंगे तो गेट स्कोर के आधार पे ना उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, जहां पे अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप डीआरडीओ में एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे स्तर पे आते हैं, अगर आपने डिप्लोमा की है तो आपको सेप्टम का एग्जाम देना होगा, जो कि 2 टीयर में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में नॉन टेक्निकल पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टीयर 2 में टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछे जाता है। ये एग्जाम बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा। इस पे हम लोग डिटेल वीडियो पार्ट 2 में बनाएंगे, अभी मैंने आपको जस्ट प्रोसेस बता दी है। थर्ड लेवल पे भी आपको एंट्रेंस देके जाना पड़ेगा। आपने आईटीआई की है तो आपको बहुत सारे पोस्ट जैसे फिटर है, वेल्डर है, तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जहां पे आप डायरेक्टली एग्जाम देके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एज एन कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हैं तो आप डीआरडीओ को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, किस स्तर पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए अगर हम टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े तो मेनली किस ब्रांच के स्टूडेंट को एंट्री मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ में जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो मेनली 2 या 3 ब्रांच की होती है ना, जिसमें कि आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उसके जितने भी इक्विवेलेंट ब्रांच हैं, और तीसरा हमारा आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये 3 ब्रांच का रिक्रूटमेंट मेजरली डीआरडीओ में किया जाता है। हाँ, इसके अलावे भी अन्य ब्रांच का रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन उसकी संख्या काफी कम होती है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी, इस ब्रांच से भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन इसकी संख्या काफी कम होती है। जो मेजर वैकेंसी डीआरडीओ की होती है तो वो मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए होती है। तो आप देखें, अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप डीआरडीओ जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी को जरूर ध्यान में रख के अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसे समझें और उसके लिए जरूर प्रयास करें। जहां तक डीआरडीओ में जॉब प्रोफाइल की बात है या जॉब लोकेशन की बात है, तो मैंने पहले ही बताया है कि डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और देश भर में 50 से अधिक लेबोरेटरीज हैं जो कि अच्छे अच्छे शहरों में स्थित हैं। मैं आपको बता दूं जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, वही वहां पे होता है। जैसे कि आपको डिजाइनिंग पार्ट है, एनालिसिस पार्ट है, सिमुलेशन है, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो स्पेशलाइज्ड मटेरियल टेस्टिंग है, तो ये सारी चीजें ही आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी भर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जो आपने पढ़ा है उसको आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जरूर जाना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि जॉब के बाद बहुत मैं रिलैक्स करूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप वहां कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, वहां पे आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। और अगर आप वहां रिलैक्स करेंगे तो यू विल बी इन डीप ट्रबल। आप भविष्य में जो है
डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे छात्र जो अपने आप को जॉब के बाद सुस्त रखना चाहते हैं, लाइफ में शिथिल होना चाहते हैं, वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना सोचे। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड को बदलना होगा और ये मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि लाइफ टाइम मुझे कुछ ना कुछ सीखना है और मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है, उसे मुझे अपग्रेड करते रहना है, नई नई टेक्नोलॉजी को, नए नए सॉफ्टवेयर को सीखना है, तभी आप डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में टिक पाएंगे। ये तो जॉब प्रोफाइल की बात है। अगर जॉब लोकेशंस की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे शहरों में विकसित है, जैसे बैंगलोर है, दिल्ली है, पुणे, हैदराबाद। तो आप हमेशा अच्छे शहरों में ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में ये फैला हुआ है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन को लेके इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए, ये बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सैलरी एक ऐसी बात है जो जानना सब कोई चाहता है, बट आपको बताएगा कोई नहीं। बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पे आपको आपकी सैलरी डिसाइड होती है। बट मैं रफली आपको एक आइडिया देने वाला हूं कि अप्रॉक्सली कितना आपको पर मंथ सैलरी मिल जाएगा अगर आप साइंटिस्ट हैं या आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हैं। तो सैलरी में जो 7th पे कमीशन के आधार पे जो लेवल ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड किया गया है, तो अगर आप साइंटिस्ट पोस्ट पे डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो आप डायरेक्टली लेवल 10 में ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 56,100 होगी और कहीं ना कहीं आप क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर में आएंगे। और अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे आते हैं, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आप लेवल 6 में ज्वाइन करेंगे, जो स्टैंडर्ड जेई का स्केल है 35,400, वो आपकी बेसिक सैलरी होगी ना, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन स्केल सबों का यही होता है। तो आपको लेवल 6 में रखा जाएगा और इस बेसिक सैलरी के आधार पे जो आपका करंट टाइम में जो परसेंटेज डीए है, सिटी के आधार पे जो परसेंट एचआरए है, उसके बाद सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेंगे आपको, और एसटीए में खास करके जब आप टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हैं तो वहां पे आपको एक एडिशनल ओटी दिया जाता है एज ए पर्क्स के तौर पे, जो कि आपको साइंटिस्ट पोस्ट पे नहीं मिलेगा। इसमें आपको 25 आवर आपको ओवर टाइम ड्यूटी करनी होती है, जिसमें रफली आपको 8 to 10,000 का एक तरह से इंसेंटिव आप कह सकते हो या बोनस कह सकते हो, क्योंकि आपने ओवर टाइम वर्क किया है। तो वो आप जब तक एसटीए पोस्ट पे हैं तब तक आपको ये मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो साइंटिस्ट कैटेगरी में आपको 80 to 90,000 पर मंथ आपको एक ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा, और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो 50 to 60,000 जो है वो आपको ग्रॉस सैलरी बनेगा। फिर अगर उस पर आप 10,000 बोनस ऐड कर देते हैं तो ये 60-65 के अराउंड चला जाता है, जिसमें फिर आपको डिडक्शन भी होगा। ये इंसेंटिव टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा, हो सकता है कभी आपको ओटी नहीं भी मिलेगा। तो एक रफली जो है 55-60,000 के अराउंड आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि ये तो ग्रॉस सैलरी की बात हुई। इसके बाद डिफेंस सर्विसेज में बहुत सारे एडिशनल पर्क्स होते हैं जो कि डिफेंस सर्विस के एम्प्लॉय को दी जाती है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो ये तो सैलरी की बात हो गई ना, और ये बढ़ेगा ही एनुअल इंक्रीमेंट के तौर पे 3% जो गवर्नमेंट का रूल है, उस आधार पे आपका सैलरी पर मंथ बढ़ेगा। जैसे ही आपको प्रमोशन मिलेगा 5 इयर्स के बाद, तो आप अगर एसटीए पे ज्वाइन करते हैं तो फिर आप नॉन गैजेटेड से फिर 5 साल बाद जो है आप गैजेटेड पोस्ट में चले जाएंगे, वहां पे आपको प्रमोशन होगा। तो सैलरी हाई समय समय पे सरकार खुद करती रहती है, तो सैलरी के मामले में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि डिप्लोमा करके
एसटीए पोस्ट पे ज्वाइन करना और इंजीनियरिंग करके साइंटिस्ट पोस्ट पे ज्वाइन करना, दोनों के ज्वाइन करने में काफी डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। अगर आप इंजीनियरिंग करके ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिलेंगे और सीटें बहुत कम होती है। लेकिन वही आप अगर डिप्लोमा लेवल पे एंट्री पाना चाहेंगे तो वहां पे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, हमारे लिए एंट्री पाना काफी आसान होता है कंपेयर टू साइंटिस्ट पोस्ट पे जाने पे। तो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये कंफ्यूजन होता है कि हम डिप्लोमा के बाद बीटेक करके जाएं, वो भी आप जा सकते हो, या डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली आप जा सकते हो। हर एक 2 साल पे वैकेंसी आती है, इसकी चर्चा हम लोग पार्ट 2 वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूं, तो डिप्लोमा स्तर से एंट्री पाना आसान है, वहां जाके फिर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी डिटेल चर्चा हम लोग अगले सेगमेंट में करेंगे। मैं आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये मेरा इनिशिएटिव है कि जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, बस अवेयरनेस की कमी होने के कारण, इंफॉर्मेशन की कमी होने के कारण वो डीआरडीओ जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं। तो आप जितने भी आपके सोशल मीडिया में ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम पे है, सब जगह इस वीडियो को शेयर करिए और सभी डिप्लोमा स्टूडेंट के पास इसे भेजिए। उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ताकि ये अवेयरनेस जग सके कि हमारा डिप्लोमा स्टूडेंट भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके हैंडसम सैलरी पाते हुए अपने लाइफ को स्टेबल कर सकता है और देश के लिए अपना योगदान दे सकता है। कहीं ना कहीं आप राष्ट्र सेवा कर रहे हैं अगर आप डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं ना, आप अपने आर्मी को, डिफेंस को मजबूत बना रहे हैं। ये सारी चीजें आप डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रह के भी आप ये काम कर सकते हैं। तो अगले सेगमेंट में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।